नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हमने चर्चा की संविधान प्रस्तावना की, संविधान विशेषता की, संविधान प्रस्तावना विशेषता, प्रारूप समिति, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। हमने आज तक जो चर्चा की, आज तक जिन टॉपिकों के बारे में बात की वो ये 5 टॉपिक थे। संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, संविधान सभा का गठन, संविधान के लक्षण और विशेषताएं। 5 टॉपिकों की हम चर्चा कर चुके हैं, 5 टॉपिकों के बारे में हम बात कर चुके हैं, 5 टॉपिकों के बारे में अध्यापन कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि राज्य के मूल कर्तव्य भी हम कह सकते हैं। भारतीय संविधान की विश्व के संविधानों से ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इसने राज्य सरकारों को संचालित करने के लिए, सरकारों को सही प्रकार से कार्य करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की है, जिसके द्वारा राज्य को यह निर्देश किया गया है कि आप किस नीति पर कार्य करोगे, आप किस नीति पर। ये सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। विश्व के किसी भी देश में सिर्फ आयरलैंड को छोड़ के कहीं भी नीति निर्देशक तत्वों की बात नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की बात क्यों की गई? सबसे बड़ी बात है, नीति निर्देशक तत्वों की बात क्यों की गई? भारतीय जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य था वो था समाजवाद, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य। भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनका संविधान के पीछे जो तर्क था, उनका जो संविधान के पीछे जो आधार था वो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना था। और जब लोकतांत्रिक गणराज्य की बात होती है, जब हम लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात आती है कि उन्होंने ऐसी नीतियों का समावेश किया, ऐसी नीतियों को शामिल किया जिन नीतियों द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। उन नीतियों को क्या नाम दिया? उन नीतियों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम दिया। उन नीतियों को राज्य नीति निर्देशक तत्वों के नाम से बुलाया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ
नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप। अर्थ और स्वरूप क्या है ये हम इसमें पढ़ेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नीति निर्देशक तत्व विश्व के सामने प्रमुख आदर्श है जिसके द्वारा यह समझने की कोशिश हम बात कर रहे थे। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप संविधान निर्माताओं के साथ में हमारे राज्य के सामने एक बात प्रमुख थी कि वो आदर्श स्थापित करना चाहते थे। वो राज्य के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे जिससे संविधान निर्माता एक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहते थे जिससे नागरिकों का सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक उत्थान, एक ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहते थे जिससे नागरिकों का सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक उत्थान। अब ये उत्थान किस बात में शामिल किया जाए और इस उत्थान को सामाजिक आर्थिक और नैतिक उत्थान की बात है, इसको संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया। अब वो ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जिसमें देश के प्रत्येक नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक नैतिक उत्थान, और इन आदर्शों द्वारा नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करना चाहते थे। ये जो हमारे आदर्श थे, कौन कौन से आदर्श थे? सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, इन आदर्शों को पूरा करने के लिए, इन आदर्शों द्वारा सामाजिक स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करना चाहते थे। ये हमारे जो आदर्श है, इन आदर्शों द्वारा ऐसा राज्य चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान आदर्श है, इसके द्वारा समानता, स्वतंत्रता और न्याय चाहते थे। अब ये किससे प्राप्त किए जाए? ये हमारे आदर्श, इन आदर्शों द्वारा ये स्थापित करना, मतलब हमारे आदर्श है सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, इनके द्वारा समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना। ये न्याय हमारे किनके द्वारा प्राप्त हो? ये संविधान निर्माताओं के सामने एक विचारणीय बिंदु था। ये संविधान निर्माताओं या संविधान समिति के सामने एक विचारणीय बिंदु था। इस विचारणीय बिंदु को पूरा करने के लिए कौन सा विचारणीय बिंदु? सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उत्थान का जो आदर्श है उसके द्वारा राज्य क्या करना चाहता है? राज्य देश में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना प्रदान करना चाहता है। और इस विचारणीय बिंदु को पूरा करने के लिए संविधान की धारा 37 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। यह भाग संविधान का 37 की धारा का भाग ऐसे प्रकार की नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है जिसमें न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं की जा सकती, किंतु तो भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। इस धारा में यह बात स्पष्ट है, इस धारा में, धारा 37 में यह बात स्पष्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के समान वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायालय राज्य को इस बात के लिए बाधित नहीं कर सकता कि वह नीति निर्देशक तत्वों की पालना करे। वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने के कारण राज्य शासन के संचालन की यह आधारभूत सिद्धांत है। इनके द्वारा राज्य जब भी कोई नया कानून बनाता है तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कानून को रूपरेखा देने का निर्धारित करता है, और राज्य का नैतिक कर्तव्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि सदैव कोई भी कानून बनाए, कोई भी रूपरेखा बनाए, उनमें नीति निर्देशक तत्वों की अनुसार अपने कानून बनाए। अब नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा स्वरूप देखते हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप, इनका स्वरूप क्या है, इनकी रूपरेखा क्या है,
नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप मतलब रूपरेखा। इनकी रूपरेखा क्या है? पहले था नीति निर्देशक तत्व, फिर नीति निर्देशक तत्वों के स्वरूप। इनका स्वरूप क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये बात समझने वाले हैं। स्वरूप के लिए हमें 3 बातों का उल्लेख किया है। स्वरूप के लिए हमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला है, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मूल अधिकार हमारे न्यायालय लागू करने के लिए पाबंद है, और संविधान के अनुच्छेद 32 में इस बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रतिबंधित किया गया है कि देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का पालन करवाए। पर ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं, इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं। दूसरा है, पहला तो न्यायालय में लागू नहीं कर सकते इनका स्वरूप। दूसरा है, इन नीति निर्देशक तत्व देश के मूलभूत स्थान रखते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय का आक्षेप नहीं, ये भी कह सकते हैं, आक्षेप नहीं। दूसरा इनका स्वरूप है कि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों को वैधानिक शक्ति नहीं है। और तीसरा जो स्वरूप है इनका ये है कि इनको बनाते समय राज्य का कर्तव्य होगा, अर्थात ये राज्य की अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से हैं, जिसमें हम केंद्रीय संसद को ले सकते हैं, केंद्रीय सरकार को ले सकते हैं, राज्य सरकार को ले सकते हैं, संसद को ले सकते हैं, विधानमंडल को ले सकते हैं, भारत सरकार को ले सकते हैं, स्थानीय निकाय को ले सकते हैं। सभी का कर्तव्य है। तीसरा इनका स्वरूप क्या है? कर्तव्य है। यानी जो सरकारें मैंने बताई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय शासन, इन सबका कर्तव्य है कि इन तत्वों को शामिल करें। ये नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के धारा 37 में की गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भेद। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में भेद। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में भेद। क्या अंतर है, क्या भेद है? एक ही बात है। नंबर एक वही बात है, मूल अधिकार की रक्षा के लिए संविधान का अनुच्छेद 32 प्रावधानित किया गया है। न्यायालय को प्रावधान किया गया है कि वो मूल अधिकारों की रक्षा करें। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के स्वरूप में हमने ये पढ़ा कि इन तत्वों को न्यायालय लागू नहीं कर सकता, इसलिए नीति निर्देशक तत्व न्यायोग्य नहीं। तो पहला ही हो जाएगा मूल अधिकार न्यायोग्य। और नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं। पहला जो अंतर है, पहली जो बात है वो है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। तो इस बात को हम ये समझने की कोशिश करेंगे, यदि कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, यदि कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 32 में न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए उचित व्यवस्था करें, उचित कार्रवाई करें। लेकिन
जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो बिल्कुल इसके प्रतिकूल है, तो उसे नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल प्रतिकूल है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों से तो हमें न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से न तो हमें न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही संविधान में इसके उल्लंघन का उपचार होता है। इस प्रकार मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें तो जनमत के बल पर और नैतिक शक्ति पर प्राप्त करना है। दूसरा है मूल अधिकार निषेधात्मक। मूल अधिकार निषेधात्मक व नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक। मूल अधिकार निषेधात्मक का मतलब ये है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ हमारा ऐसा अभिप्राय है जिसमें मूल अधिकार निषेधाएं हैं, जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया जाता है, जिनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य न करने का आदेश दिया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार निषेधात्मक है। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्व राज्य को सकारात्मक कार्य करने की बात करते हैं, सकारात्मक उत्तरदायित्व है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार सकारात्मक है। तीसरा है मूल अधिकार नागरिकों के लिए है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है तथा नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व और राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, मूल अधिकार नकारात्मक है। चौथा है मूल अधिकार राजनीतिक। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक व नैतिक, सामाजिक आर्थिक व नैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी हमें 3 स्वरूपों की बात की, 4 अंतरों की बात की। इन 4 अंतरों में मुख्य हमारा यही आता है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, नीति निर्देशक न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार निषेधात्मक है, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक। मूल अधिकार एवं
मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक, ये एक दूसरे के पूरक है। यानी संविधान का तीसरा भाग मूल अधिकारों की बात करते हैं, संविधान का चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। नीति निर्देशक तत्वों में वास्तव में एक समुचित व्यवस्था का नहीं, इन दोनों व्यवस्थाओं का एक ही लक्ष्य है कि वह व्यक्ति का विकास तथा लोक कल्याण करे। दोनों पूरे क्यों हैं? दोनों का क्या लक्ष्य है? दोनों का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति का विकास करे, व्यक्ति का विकास व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। दोनों का क्या लक्ष्य है? दोनों का लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति का विकास करे और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के पूरक में कह सकते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में। हम थोड़ा सा एक बार और देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व, ऐसे तत्वों की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जो सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। उन राज्यों की कल्पना को साकार करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या है। नीति निर्देशक तत्वों के अर्थ और स्वरूप 3 प्रकार के हैं: न्यायालयिक, हस्तक्षेप नहीं, वैधानिक शक्ति नहीं, कर्तव्य नहीं। मूल अधिकार नीति भेद क्या है? मूल अधिकार न्यायों के लिए, नीति निर्देशक तत्व न्यायों के लिए। मूल अधिकार निषेधात्मक है, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक इसलिए है कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति का विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोनों का विकास, व्यक्ति का विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये बात इस पे लेसन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।